60,000 रुपये का नुकसान हो गया मेरी इस एक गलती की वजह से। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, खुद देख लेना, सब कुछ जेन्युइन है। और इस वीडियो में हम वो सारी मिस्टेक्स कवर करेंगे जिसकी वजह से मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ एंड हाउ यू कैन अवॉइड ऑल दीज मिस्टेक्स। सबसे पहले तो आप ये मेरा वीज़ा देख लो जापान का। सॉरी आई नीड टू हाइड फ्यू डिटेल्स वरना यूट्यूब पे वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो चेरी ब्लॉसम का टाइम आ गया है और अगर आप प्लान कर रहे हैं जापान जाने का और सोच रहे हैं कि VFS में अपना वीज़ा एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करें तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डॉक्यूमेंट्स टू कैरी वाइल सबमिटिंग योर एप्लीकेशन टू VFS, फंड्स कितने रखने चाहिए अपने बैंक अकाउंट में और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैवल आइटनरी एंड कवर लेटर। तो मेरा वीज़ा आने में 30 दिन लग गए और करीब 60,000 का मेरा नुकसान हो गया, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट्स देख चुके हैं। तो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, उसी से शुरू करते हैं। तो मैंने जापान में जाने का Feb 2026 में प्लान करा था एंड जस्ट लाइक एनी अदर इंडिविजुअल मैंने बहुत सारी जापान वीज़ा अप्लाई करने की वीडियोस देख ली यूट्यूब पे और यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। आई गॉट सो मच ब्रेन वॉश बाय दीज बिग यूट्यूबर्स जो कह रहे थे कि उनका वीज़ा 5 दिन में आ गया, 7 दिन में आ गया। अरे किसी ने तो ये डाला हुआ था कि उसका वीज़ा 3 दिन में आ गया। अब मेन गेम यहाँ से शुरू होती है जब यूट्यूबर्स बोलते हैं कि डमी टिकट्स मत लगाओ जापान वीज़ा अप्लाई करते हुए क्योंकि वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है डमी टिकट्स की वजह से, विच इज़ पार्शियली ट्रू। एंड ये पार्शियली भी ट्रू किस लिए है मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। अब जब पूरा इंटरनेट बोल रहा था कि आपका वीज़ा 5 से 7 दिन में आ जाता है, इनफैक्ट उससे पहले आ जाता है, सो आई गॉट अ लिटिल बिट ओवर कॉन्फिडेंट बिकॉज मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे एंड आई बुकड अ नॉन रिफंडेबल फ्लाइट टिकट। अब ये मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने एक नॉन रिफंडेबल फ्लाइट टिकट बुक कर दी और किसी को मैं इसका ब्लेम नहीं देना चाहता। इट वॉज प्योर माई फॉल्ट। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी डिपार्चर टिकट्स और डे ऑफ अप्लाइंग वीज़ा में 7 दिन का डिफरेंस था। VFS की ऑफिशियल वेबसाइट पे खुद लिखा हुआ है कि मिनिमम 5 days ऑफ प्रोसेसिंग टाइम, यानी उनके अकॉर्डिंग मिनिमम 5 दिन लगते हैं एंड मैक्सिमम की तो खैर कोई लिमिट नहीं है बट मिनिमम 5 दिन लगते हैं और आधे से ज़्यादा जनता का इस 5 दिन के टाइम स्पैन में वीज़ा आ जाता है। पर मैं तो भूल ही गया कि यार ये तो मेरी लाइफ है। जब जब मैं कुछ अच्छा प्लान करूँगा, कॉन्फिडेंस में रहूँगा, तब तक भगवान जी मुझे गले से पकड़ेंगे और चोक स्लैम देंगे और याद दिलाएंगे कि तेरी किस्मत कैसी है। और वही हुआ मेरे साथ, क्योंकि जिस दिन मेरी जापान की फ़्लाइट थी उसी दिन मुझे VFS से मेल आया कि आपको एम्बेसी से रिक्वायरमेंट्स आई है, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और वहीं सारी प्लानिंग हुई मेरी ख़राब। तो भाई सबसे पहले तो आप ये स्क्रीनशॉट देख लो, ये VFS जापान एम्बेसी की डॉक्यूमेंट लिस्ट है जो कि आपको रिक्वायरमेंट सारी पूरी करनी पड़ेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो और ये सारी ही चीज़ें मेरे पास थी। उसके बाद भी मेरे पास आई एक रिक्वायरमेंट। तो भाई डिस्पाइट हैविंग ऑल दी डॉक्यूमेंट सबमिटेड, VFS ने आउट ऑफ नोवेयर, आई मीन VFS का भी इसमें फॉल्ट नहीं है, जापान एम्बेसी आउट ऑफ नोवेयर हैज़ आस्क्ड मी टू प्रोवाइड फॉर्म 16A and B एंड फॉर्म 26 AIS। अब भाई आई डोंट नो, मैंने लास्ट 3 साल के ITR दी थी, उसके बाद भी इन्होंने मुझसे ये डॉक्यूमेंट क्यों मांगे। मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट्स तब मांगे जाते हैं टू चेक योर फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी इन द पास्ट, कि आप पास्ट में आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा रहा है। एंड अब मैं आपको मेन चीज़ बताऊं कि द डे आपको रिक्वायरमेंट आएगी उसके बाद आप अगर उसी दिन जैसे मैंने सबमिट कर दी रिक्वायरमेंट तो आपका सारा पीरियड वो फिर से ज़ीरो हो जाता है। उसी दिन से आपकी फिर से प्रोसेस शुरू होती है। मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है, मैंने उसी दिन सबमिट कर दी तो नेक्स्ट डे वो जाके फ़ाइल फिर से खुलेगी। नहीं, आपका फ़ाइल फिर से आपको 5-7 दिन फिर से लगेंगे। और मेरे केस में क्या हुआ था कि वो 5-7 दिन भी क्रॉस हो गए थे। उसके बाद मैंने एक मेल भी डाली उनको प्रायोरिटी पे डालने के लिए कि यार मेरी फ़्लाइट मिस हो गई है, मैं फिर से रीशेड्यूल करने के लिए रेडी हूँ। मैंने प्रायोरिटी मेल भी डलवाई, उसके बाद भी इतने ज़्यादा दिन लग गए। आप ये देखो कि मैंने 10 फरवरी को अप्लाई करा था वीज़ा के लिए और मेरे 9 मार्च को जाके वीज़ा आया। तो 1 महीना लग गया इस पूरी प्रोसेस को होने में। ठीक है यार, अब जो भी है मेरे साथ जो भी हुआ वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट तो था, बट हाउ यू कैन अवॉइड दीज मिस्टेक्स कि आपका वीज़ा इतना लंबा समय के लिए डिले ना हो या फिर रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं फ्लाइट से। तो जब भी आप जापान एम्बेसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप डमी टिकट से अप्लाई कर रहे हो और डमी टिकट में एक वैलिडिटी होती है। ठीक है, वैलिडिटी ही सारा मेन खेल है। अगर आपकी डमी टिकट की वैलिडिटी 48 आवर्स की है तो वो ज़रूर कैंसिल होगी, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप VFS के थ्रू अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने आज अगर मैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट करूँगा तो वो कल जाएगी एम्बेसी। कल भी जाएगी तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मेरा ही पासपोर्ट है, बहुत सारे और पासपोर्ट्स होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब कल ही कल में वो कॉन्सुलेट के पास पहुँच जाएगी। ठीक है,
कॉन्सुलेट तक पहुंचने में कम से कम 5 से 4 दिन लगेंगे आराम से, ठीक है। ये मैं हैप्पी पाथ सिनेरियो ले रहा हूँ, अगर कुछ गलत नहीं है, बहुत सारी उनके पास एप्लीकेशंस नहीं है। आप सोचो आपने 48 घंटे की टिकट दी है और 5 दिन बाद जब कॉन्सुलेट के पास पहुंचे तो आपकी टिकट ऑलरेडी इनवैलिड है, ठीक है। तो क्या कॉन्सुलेट क्या करते हैं, वो मोस्टली पीएनआर को वेरीफाई करते हैं, और जब भी वो पीएनआर वेरीफाई करेंगे तो वो देखेंगे कि जो भी आपने टिकट लगाई वो एक्चुअली में इनवैलिड है। तो इस केस में आपका केस थोड़ा खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप डमी टिकट बुक कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे टाइम स्पैन होते हैं। 48 आवर्स तो मिनिमम है, उसके बाद 7 दिनों का होता है, 14 दिनों का होता है। जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड आप 14 दिन के लिए ले सकते हैं, वरना मिनिमम 7 डेज भी काफी है। बट जस्ट इन केस अगर आप डमी टिकट से अप्लाई नहीं करना चाहते और आप रियल टिकट्स के साथ जाना चाहते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आपकी जो भी डिपार्चर डेट है वो कम से कम 1 से 1.5 महीने तक का गैप है। क्योंकि क्या होगा कि अगर इन केस अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट आए भी तो वो विद इन 1 मंथ में सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। सो मिनिमम आप 1 महीने का रखें, और मैक्सिमम की तो खैर कोई लिमिट नहीं है, आप 2 महीने तक का भी गैप रख सकते हो, वो भी बेटर ही रहेगा। बट 1 महीने से कम का बिल्कुल मत रखना अगर आप रियल फ्लाइट टिकट्स के साथ जा रहे हो। फ्लाइट टिकट्स के बाद रही अगर बात होटल्स की, तो होटल तो आप बहुत इजीली बुक कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप booking.com पे जाओ, वहाँ पे पे लेटर के ऑप्शन आप सेलेक्ट करके अपने होटल्स बुक कर लीजिएगा, उसमें आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। अब फ्लाइट टिकट की बात हो गई, होटल बुकिंग की आपकी बात होगी, इसके बाद आता है देखो आप ITR आपको सबमिट करनी होती है, ठीक है। तो लास्ट 3 ईयर्स के आप ITR दो, और ITR के साथ साथ मैं सजेस्ट करूँगा आप फॉर्म 16A और B भी दो, और अपना AIS फॉर्म भी दो आप लास्ट 3 ईयर्स का, क्योंकि जस्ट टू बी एक्स्ट्रा श्योर, ठीक है। क्या होगा अगर आप पहले से खुद से ही दे रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, इनको फिर से आपको रिक्वायरमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर एक भी बार रिक्वायरमेंट आएगी तो आपका प्रोसेस फिर से वहीं से शुरू होगा जिस दिन आप अपना डॉक्यूमेंट्स रीसबमिट करोगे। तो उसको पहले से ही आप अवॉइड कर दीजिए, आप पहले से ही इनको VFS वालों को सारे डॉक्यूमेंट्स आप दे दीजिए, ताकि आपको बाद में कोई इशू ना आए और आपकी प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, फ्लाइट टिकट्स हो गई, होटल बुकिंग होगी आपकी। अब बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि आपकी ट्रैवल आइटनरी और कवर लेटर। तो ये मेन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि क्या होता है कि जो कॉन्सुलेट होते हैं, जितने भी एम्बेसी ऑफिसर्स होते हैं, जो भी आपका वीज़ा एप्लीकेशन का फॉर्म देख रहे हैं, वो आपके कवर लेटर और ITR को मतलब आई टू आई वो देखेंगे, उससे बहुत अच्छे से थॉरली रीड करते हैं वो। अगर आपकी आइटनरी वीक है, कवर लेटर में कुछ कमी है, तो आप मतलब समझ जाइए कि आपका वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। जापान की ये हिस्ट्री रही है। अब तो रिसेंटली ऐसा सीन है कि जब भी वो रिजेक्ट भी अगर करते हैं एप्लीकेशन को किसी भी, तो वो ये भी नहीं बताते, उसमें रीज़न भी नहीं आता लोगों के लिए कि मतलब किस बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। बट फ्रॉम द पास्ट जिन जिन लोगों के रिजेक्ट हुए हैं, उसमें उन सब का यही फीडबैक रहा है कि आपकी ट्रैवल आइटनरी और कवर लेटर हमेशा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर यही 2 आपकी वीक हैं तो आपके बहुत ज़्यादा हायर चांसेस है आपके वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के लिए। अब देखो यार, ट्रैवल आइटनरी और आपका कवर लेटर, यही मेन 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिसाइड करेगा कि आपका जापान का वीज़ा आएगा या नहीं आएगा। ये 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। और आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, इंटरनेट पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि अपनी ट्रैवल आइटनरी और अपना कवर लेटर बेच रहे हैं। कोई 500 का बेच रहा है, कोई 1000 का बेच रहा है, कोई 2000 का बेच रहा है, क्योंकि यही मेन 2 डॉक्यूमेंट है। जिसका ये 2 डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होंगे उसका जापान का वीज़ा आने से कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आप मेरी मानोगे तो मैंने किसी का कुछ नहीं खरीदा, मैंने कहीं से ट्रैवल आइटनरी नहीं खरीदी किसी की, ना मैंने कवर लेटर खरीदा। मैंने जो भी बनाया खुद का बनाया, और आप देख चुके हो मेरे पास ऑलरेडी वीज़ा आ चुका है। अब अगर आपको मेरी ट्रैवल आइटनरी और मेरा कवर लेटर चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके मुझे DM करो, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। एंड दैट्स इट। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जापान का वीज़ा ज़रूर लगेगा। एंड फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू जापान वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, या कुछ भी XYZ कोई भी आपको डाउट है आइटनरी से रिलेटेड, कवर लेटर से रिलेटेड, या कोई भी XYZ आपके माइंड में कोई भी थॉट आ रहा है, तो उसके लिए आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताइए, वो अपना सवाल पूछिए और मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।